तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी जिसमें और भी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। उसमें हमने जैसे कि अलग अलग वेराइटीज़ में नाम के आगे प्रीफिक्स के तौर पे पूसा वगैरह क्यों लगाते हैं और अर्का वगैरह क्यों आता है, जीन के मतलब जीन वगैरह क्या हैं अभी, और कुछ और बेसिक जिसकी जीनोम वगैरह पहले भी बताया था। बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ में से सीड रेट वगैरह की बात कर चुके हैं, सीड इंडेक्स की बात कर चुके हैं, टेस्ट वेट की बात कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमने पहले के वीडियो में कवर अप करी थी, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी की वीडियो डाली थी। अब ये जो है उसका एक तरीके से पार्ट 2 है, बेसिक टर्मिनोलॉजी का पार्ट 2। इसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, एक ही करके पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और बता दूं, एंटोमोलॉजी की वीडियो वगैरह भी मैंने डाल दिए, जो नोट्स वगैरह थे वो सब अपलोड कर दिए। पॉज करके उसको आप देख सकते हो वीडियो को, उसमें नोट्स वगैरह आपको प्रॉपर मिल जाएंगी। स्क्रीन को पॉज करिएगा, जूम वगैरह करके आप प्रॉपरली देख सकते हैं। अभी मेरे पास में कोई टैब वगैरह है नहीं, इस वजह से मैं बहुत प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन जो भी नोट्स वगैरह है वो सब मैं अपलोड कर दूँगा। तो बात करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी की। सबसे पहले बात आती है कि जीन क्या होता है। तो जीन होता है हमारा डीएनए का कोडिंग सेगमेंट। डीएनए जो कि पूरा का पूरा हमारा ह्यूमंस के केस में 2.2 मीटर लंबा है। अब डीएनए का जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो कोडिंग तो होता नहीं है, डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जो किसी पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रहा है। और हमें पता है कि जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन को और क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। तो जो डीएनए की या जीनोम की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और कोडिंग यूनिट होती है, सबसे छोटी जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रही है, वो सबसे स्ट्रक्चरल यूनिट जो है उसको हम बोलते हैं जीन। द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रहा है, एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई सा भी एक्सप्रेशन हो, चाहे वो जैसे कि फ्लावर कलर है, फ्लावर पोजीशन है, इसके अलावा फ्रूट कलर है, फ्रूट साइज़ है, कोई सा भी कैरेक्टर हो प्लांट का या किसी भी क्रॉप का, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड जिसको कोड करने का काम करते हैं जीन्स। और जीन्स क्या हो गए, डीएनए के कोडिंग सेगमेंट हो गए। अच्छा, वो जीन जो किसी पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रहा है उसको हम बोलते क्या हैं, उसको हम बोलते हैं ओपेरॉन। सॉरी, गलत बोल गया। जीन जो किसी स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन का मतलब हो गया, क्योंकि जीन्स जो होते हैं वो हमेशा प्रोटीन के लिए कोड करें ये भी ज़रूरी नहीं है, कई बार दूसरी चीज़ों के लिए भी जीन्स जो है कोड करते हैं अदर देन पॉलीपेप्टाइड। तो वो जीन्स जो कि प्रोटीन के लिए कोड करते हैं उनको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। अब जो जीन्स पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रहे हैं जिनको हम सिस्ट्रॉन भी बोलते हैं, ये दो तरीके की होते हैं। एक होते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, एक होते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन्स जो कि आपको देखने को मिलते हैं यूकैरियोट्स में, जहाँ पर सेंट्रल डॉग में, जो कि आपने पढ़ी होगी, एक बार रिवाइज करवाता हूँ। जैसे आप इधर देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और बनता है हमारा मैसेंजर आरएनए। डीएनए से आरएनए की जो फॉर्मेशन होती है इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर जब हमारा मैसेंजर आरएनए तैयार हो गया, ये आगे चल के ट्रांसलेट होता है, और ट्रांसलेट होकर के फाइनली हमारा जो एक्सप्रेशन है वो निकल कर के आता है, जो कि होता है एक प्रोटीन की फॉर्म में। ये प्रोटीन है अपने आप में एक फाइनल एक्सप्रेशन। मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन के बाद में बना प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन।
इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि डीएनए से डीएनए बना डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट जो बनता है डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से वो होता है प्रोकैरियोट्स में। जो यूकैरियोट्स हैं इधर एक प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। प्रोसेसिंग के बाद में क्या होता है, जो इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं जिसमें से एक होता है कोडिंग पार्ट, एक होता है नॉन कोडिंग पार्ट। तो जो इंट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं कोडिंग और एक्सॉन जो होता है वो है नॉन कोडिंग। में थोड़ा सा भूल गया हूँ, इसको एक बार आप चेक कर लेना। तो जो कोडिंग पार्ट होता है वो रखते हैं और बाकी एंजाइम के ज़रिए जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसको क्लीव कर दिया जाता है, जिसमें होते हैं 3 स्टेप्स। एक होता है स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ द नॉन कोडिंग पार्ट। एक होता है कैपिंग, जिसमें कैप लगाते हैं हम 5 प्राइम पोजीशन पे MG/PP की मिथाइल ग्वानोसिन ट्रायोफॉस्फेट, और एक 3 प्राइम पोजीशन पे टेलिंग करी जाती है। एडेनिन की एक लंबी पूंछ लगती है जिसको पॉली ए टेल बोलते हैं। तो प्रोसेसिंग की ज़रूरत हमारी प्रोकैरियोट्स में तो है नहीं, यूकैरियोट्स में लेकिन प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बाद में फाइनली मैसेंजर आरएनए तैयार होता है। मैसेंजर आरएनए के बाद में फिर वो ट्रांसलेशन में जाएगा और ट्रांसलेशन के बाद में फाइनली पॉलीपेप्टाइड तैयार होता है। ये पूरी सेंट्रल डॉग्मा हमारी दी थी वॉटसन एंड क्रिक ने, जिन्होंने सेमी हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन भी दिया था। और सेमी हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के अलावा उन्होंने जो है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन भी दिया था। 3 काम थे वॉटसन एंड क्रिक के। एक था जो डबल हेलिकल मॉडल है डीएनए का, वो एक सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और एक उन्होंने दी थी सेंट्रल डॉग्मा। तो ये चीज़ होती है मेनली। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जैसा हमने पहले देखा था कि हम जीनोम वगैरह की बात कर रहे थे कि जीन की बात हम कर चुके हैं कि डीएनए का कोडिंग सेगमेंट होता है। जीनोम की हम बात कर चुके हैं कि जो ओवरऑल पूरा डीएनए होता है ऑर्गेनिज्म को, उसको जीनोम बोलते हैं। डीएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड की 2 कैटेगरी होती हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। जब हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो उसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए स्टेबल होता है, हाईली म्यूटेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपको यूरेसिल की जगह थाइमीन मिलेगा। यूरेसिल की 5वीं पोजीशन पे जब मिथाइल ग्रुप लगा दोगे तो 5 मिथाइल यूरेसिल बनता है, और उस 5 मिथाइल यूरेसिल को हम थाइमीन बोलते हैं, जो कि डीएनए में देखने को मिलेगा। जबकि आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, राइट हैंडेड फैशन में कॉइलिंग होती है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। यहाँ पे हाईली रिएक्टिव है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए अच्छा है, और यहाँ पे आपको थाइमीन की जगह यूरेसिल मिलेगा। इसके और यूरेसिल में जो है ऑक्सीजन जो है वो फ्री नहीं होता, मतलब वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है 3 प्राइम 4 प्राइम पोजीशन पे, जिसकी वजह से वहाँ पे रिएक्टिविटी आती है। केवल अकेले ऑक्सीजन की वजह से रिएक्टिविटी आती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं होती है। इसकी वजह से आरएनए काफ़ी रिएक्टिव भी होता है। फिर बात आती है कि क्रोमोसोम क्या होता है। तो क्रोमोसोम में क्रोमा का मतलब हो गया कलर्ड और जोमा का मतलब हो गया बॉडी, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको अलग अलग स्टेन का इस्तेमाल करके स्टेन करा जा सकता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, उनको हम बोलते हैं, उन बॉडीज़ को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। जब आपका क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है तब कहीं जाके आपके क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि सीक्वेंस क्या होती है, सबसे पहले आपका डीएनए है, डीएनए के बाद में क्रोमेटिन मटेरियल बनता है, फिर वो फर्दर कंडेंस होता है जिससे आपके लाइट क्रोमोसोम बनते हैं, और जो फर्दर कंडेंस होते हैं तो प्रॉपर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल हमने बता ही दिया, जिसकी बीड और स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस होती है। ये एक तरीके का न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। एक हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए का एक कंप्लीट टन बनता है, जो कि 200 बेस पेयर का होता है, और ऐसी यूनिट्स आपस में जुड़ती जाती हैं और बाकायदा क्रोमेटिन मटेरियल तैयार होता है। कैरेक्टर क्या होता है, जिसकी हाइट अपने आप में एक कैरेक्टर है। इसके अलावा फ्लावर पोजीशन अपने आप में एक कैरेक्टर है, सीड कलर अपने आप में एक कैरेक्टर है, सीड शेप अपने आप में एक कैरेक्टर है।
ट्रेट क्या होता है? एक कैरेक्टर की अल्टरनेट फॉर्म ट्रेट कहलाती है। जैसे हाइट के केस में टॉल एक ट्रेट है, ड्वार्फ एक ट्रेट है, लेकिन हाइट एक कैरेक्टर है। जैसे सीड कलर में येलो अपने आप में एक ट्रेट है और ग्रीन अपने आप में एक ट्रेट है, लेकिन सीड कलर अपने आप में एक कैरेक्टर है। अलील क्या होता है? एक जीन की जो दो अल्टरनेट फॉर्म होती हैं उनको हम अलील बोलते हैं। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है कौन कौन से ट्रेट के मामले में प्रोजेनी पेरेंट से रिजेंबल कर रही है, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिफरेंस, प्रोजेनी अपने पेरेंट से कितनी डिफ़र कर रही है। क्रोमेटिन मटेरियल कितने तरीके का होता है? तो दो तरीके का होता है, एक होता है यूक्रोमेटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो कि हमारा लाइटली स्टेन्ड होता है, लूजली पैक्ड होता है और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन हमारा डार्कली स्टेन्ड होता है, टाइटली पैक्ड होता है और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ट्रेनिंग और प्रूनिंग जो कि हॉर्टिकल्चर के टर्म्स हैं, इनका मतलब क्या है? पूरे के पूरे प्लांट को प्रॉपर शेप देने के लिए, डिसीज्ड या जो ओवरलैपिंग ब्रांचेस हैं उनको रिमूव करने के लिए, प्रॉपर एयर सर्कुलेशन के लिए, हर एक प्लांट के पार्ट तक सनलाइट वगैरह पहुँचे उसके लिए, और उसका क्रॉप लोड बियर करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग करी जाती है। जबकि प्रूनिंग हम तब करते हैं जब हमें फ्लावर और फ्रूट्स वगैरह की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्वालिटी बढ़नी चाहिए। अपने फ्रूट्स की और फ्लावर्स की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्रूनिंग करी जाती है। जीनोटाइप क्या होता है? जो अलील्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये पूरा क्या है? ये अपने आप में जीनोटाइप है कि अलील्स किस कॉम्बिनेशन में है। फिनोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस किसी भी चीज़ की। जैसे कि मान लीजिए मुझे प्लांट टॉल दिख रहा है तो टॉल क्या हो गया? फिनोटाइप हो गया। मान लीजिए मुझे सीड कलर येलो दिख रहा है तो येलो क्या हो गया? फिनोटाइप हो गया। डोमिनेंट क्या होता है? F1 जनरेशन में जो अपने आप को एक जो अलील है वो एक्सप्रेस कर लेगा वो डोमिनेंट कहलाएगा, बचा हुआ दूसरा रेसेसिव। इसके अलावा फ्लावर दो तरीके के होते हैं, क्लिस्टोगैमस और चियास्मोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो मैच्योर होने पे खिलते नहीं हैं, जहाँ पे कंप्लीट ऑटोगेमी होती है। चियास्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? जो मैच्योर होने पे बाकायदा खिल जाते हैं, जहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है एनिमल्स और इंसेक्ट वगैरह के ज़रिए। फिर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में क्या फ़र्क है? होमोजाइगस का मतलब हो गया जब दोनों के दोनों अलील आपके एक जैसे हैं, जिसकी कैपिटल टी या स्मॉल टी, जबकि हेट्रोजाइगस का मतलब कि दोनों अलील डिफरेंट है, एक मान लीजिए कैपिटल है एक स्मॉल है। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स नाइट्रोजनस बेसिस की दो कैटेगरी होती हैं। प्यूरिन्स में क्या है आपका? एक 6 मेंबर की रिंग और एक 5 मेंबर की रिंग फ्यूज़ रहती है। वो 5 मेंबर की छोटी रिंग इमिडाज़ोल रिंग कहलाती है और 1379 पोजीशन पे नाइट्रोजन देखने को मिलता है। प्यूरिन्स के दो एग्जाम्पल होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस में, एडेनिन एंड ग्वेनिन। पायरिमिडीन में केवल एक 6 मेंबर की रिंग होगी और 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा। इसके एग्जाम्पल है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। लोकस का मतलब हो गया लोकेशन। होमोलोगस का मतलब क्या होता है? जिसके हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, तो मान लीजिए जैसे कि ये, जैसे एक मिनट, जैसे कि मान लीजिए इधर एक क्रोमोसोम है, ये जैसे कि कुछ इस तरीके से मान लीजिए क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम हम इधर और बना लेते हैं। अब ये दो हमारे पास में क्रोमोसोम है, तो मान लीजिए जैसे इस क्रोमोसोम की इस क्रोमेटिड की इस लोकेशन पे किसी कैरेक्टर का जीन है, तो इस क्रोमोसोम की भी इस क्रोमेटिड की इस लोकेशन पे उसी कैरेक्टर का जीन होगा। मान लीजिए कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर है प्लांट की हाइट, तो प्लांट की हाइट मान लीजिए कैरेक्टर है, तो हाइट में दो ऑप्शन आते हैं, एक टॉल होता है एक ड्वार्फ होता है। टॉल को मान लीजिए कैपिटल टी अगर आप कह रहे हैं और ड्वार्फ को स्मॉल टी से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए जो केस है अलील है वो मान लीजिए कैपिटल टी वाला है, तो यहाँ पे कैपिटल टी वाली कंडीशन भी हो सकती है या फिर स्मॉल टी वाली कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन होगा अलील आपका हाइट का ही। ऐसे क्रोमोसोम्स आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। दोबारा बताता हूँ,
क्रोमोसोम का मतलब तो आपको पता ही है कि जिन बॉडीज़ को स्टेन किया जा सकता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब हो गया कि जैसे कि ये दोनों क्रोमोसोम्स थे, इस क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं, इस क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं। इस क्रोमोसोम की इस वाली क्रोमेटिड की इस लोकेशन पे किसी कैरेक्टर का जीन है। मान लीजिए कैरेक्टर हाइट है, हाइट में 2 ऑप्शन होंगे, टॉल जिसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और ड्वार्फ जिसे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कंडीशन है कैपिटल टी की, तो दूसरे क्रोमोसोम की भी उसी क्रोमेटिड की उसी लोकेशन पे उसी कैरेक्टर का जीन होगा, यानी कि हाइट का। अब यहाँ पे दोनों केस हो सकते हैं, हो सकता है इसकी तरह कैपिटल टी हो यहाँ पे, या फिर हो सकता है स्मॉल टी हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर आगे बात आती है कि ओपेरॉन क्या होता है। ओपेरॉन होता है जीन्स का एक ऐसा समूह जिनका आपस में रिलेटेड फंक्शन है। जैसे कि आपने लेकोपेरॉन पढ़ा होगा, लेकोपेरॉन में आपने पढ़ा होगा कि जीन्स कुछ इस तरीके से होती हैं, जिसकी आई, पी, ओ, जेड, वाई और ए, ये लेकोपेरॉन है। ये जैसे कि आई जीन, पी, ओ, जेड, वाई, ए। एक होता है यहाँ पे आई जीन है जो कि स्ट्रक्चरल जीन है, एक पी है प्रमोटर, ओ है ऑपरेटर, और जेड, वाई और ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है, और ये हमारा ये रेगुलेटरी जीन है। आई है रेगुलेटरी जीन, पी प्रमोटर, ओ ऑपरेटर, जेड, वाई और ए स्ट्रक्चरल जीन है, जिसमें से एक बीटा गैलेक्टोसाइड इसके लिए ट्रांसएसिटाइल इसके लिए कोड कर रहा है, एक परमी इसके लिए कोड कर रहा है। ये है हमारा लेकोपेरॉन। तो ये अपने आप में एक जीन है, ये अपने आप में एक जीन है, ये भी 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 एक जीन है। अब यहाँ पे ये काम किस तरीके से करता है, जैसे कि मान लीजिए ए ने कुछ बनाया जिससे जेड एक्टिवेट हुआ, जेड ने कुछ बनाया जिससे वाई एक्टिवेट हुआ, वाई ने कुछ बनाया जिससे ए का काम चल पा रहा है या ए वर्क कर पा रहा है। इस तरीके से जब जीन्स, एक जीन का एक्सप्रेशन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपस में इनके एक्सप्रेशंस रिलेटेड हैं, आपस में इनके फंक्शंस रिलेटेड हैं, उसको हम बोलते हैं ओपेरॉन। क्लस्टर ऑफ जीन्स विद रिलेटेड फंक्शन, जीन्स का आपस में एक समूह जिनके फंक्शंस आपस में रिलेटेड हैं। कोई सा भी एक जीन ढंग से काम नहीं करेगा तो पूरी सीक्वेंस बिगड़ जाएगी। जैसे इस जीन ने कुछ बनाया उससे ये एक्टिवेट हुआ, इसने कुछ बनाया उससे ये एक्टिवेट हुआ, और ये जो प्रोडक्ट बना रहा है उससे जेड काम कर पा रहा है, या जेड के लिए वो प्रोडक्ट अल्टीमेटली एक रॉ मटेरियल है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे वर्क होता है। तो इसको हम बोलते हैं ओपेरॉन, क्लस्टर ऑफ जीन विद रिलेटेड फंक्शन। इसके अलावा फिर आगे हम बात करते हैं, जैसे आगे हम देखें तो हमने मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक जीन्स की बात कर ली थी। फिर बात आती है कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्या मतलब होता है। तो कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब हो गया जिनमें 2 ट्रेट हो, जैसे कि आपका स्टेम हाइट में 2 कंडीशन है, टॉल या ड्वार्फ, और दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में है, क्या हो गए, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए। उसके बाद में फिर हम आते हैं अलग अलग तरीके की फार्मिंग प्रैक्टिस पे, जैसे कि आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, इंटरक्रॉपिंग क्या होती है। एक एक करके इस चीज़ को समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरक्रॉपिंग क्या होती है। पहले इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए इंटरक्रॉपिंग में मेनली होता क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप लगाए जाते हैं, रोज़ में हम उन्हें लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए मूंगफली और गन्ना लगाया गया, तो ये जैसे कि नहीं चल रहा, 1 मिनट, ये जैसे कि यहाँ पे हमने रेज बेड सिस्टम बनाया, तो ये हमने जैसे कि रेज बेड सिस्टम बना रखा है, जी हमने रेज बेड सिस्टम बनाया है।
अब यहाँ पे जैसे हमने मूंगफली का पौधा लगाया, तो यहाँ पे हमने मान लीजिए मूंगफली का पौधा लगाया और इधर हमने गन्ना लगाया। तो इधर जो हमने गन्ना लगाया है और इधर हमने मूंगफली वगैरह लगा रखी है, ये हमारा रेस बेड सिस्टम हो गया। तो और यहाँ पे मान लीजिए ड्रिप इरिगेशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमने ड्रिप लगा रखी है उससे पानी इसको भी मिल जाएगा। फिर यहाँ पे फिर हमारी क्या आ गई, मूंगफली का पौधा आ गया। इस वाली रो में मूंगफली है, इधर मूंगफली है, इन दोनों के बीच की जो जगह है वहाँ पे हमने गन्ना लगा रखा है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। अब जैसे कि जब मूंगफली यहाँ से आराम से हमारी हार्वेस्ट हो जाएगी, उसके बाद में यहाँ की ड्रिप पाइपलाइन हम उठा के यहाँ पे डाल देंगे, फिर हमारा गन्ना बढ़िया चलता रहेगा। इस तरीके से होता है मेनली। या आप ऐसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आलू आपने लगा लिया, इधर आप गन्ना लगा सकते हो, इधर आलू इधर बीच में गन्ना। या यहाँ पे आपने रेज़ बेड बना के मूंगफली लगाई है, इधर मूंगफली बीच में गन्ना, ऐसे ही आगे चलता रहेगा कंटिन्यू। फिर एक होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब हो गया कि आपको केवल ऑर्गेनिक इनपुट्स का इस्तेमाल करना है और कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड या पूरे तरीके से केमिकल इनपुट ज़ीरो, कोई इस्तेमाल नहीं करना आपको। प्योर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, केवल ऑर्गेनिक इनपुट्स का इस्तेमाल होगा। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम ऑयल, नीम खली, इस तरीके की चीज़ों का। अब जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, इसमें अगर इसमें लाइसेंस वगैरह और वो होते हैं, मेनली जो इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं, उनके लिए तरीका क्या होता है, जैसे कि 3 ईयर तक आपको अपने खेत में कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना। उसके बाद में क्या है कि आपको बाकायदा सर्टिफिकेट वगैरह उस चीज़ का मिल जाता है, लेकिन फिर उसे एक सर्टेन टाइम बाद रिन्यूअल करवाना होता है। उसके लिए बाकायदा खेत की चेकिंग वगैरह होती है। अगर बीच में भी आपकी एक भी बार सीक्वेंस बिगड़ी तो पूरा काम फिर शुरू से होता है। बहरहाल खैर, इसका मतलब क्या है, मेनली ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन मतलब हो गया कि कोई भी केमिकल इनपुट यूज़ नहीं होगा और हम प्रॉपर्ली इस्तेमाल करेंगे ऑर्गेनिक इनपुट्स का, जिसकी बाकायदा खाद वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करा जाएगा। इसके अलावा एक आता है नेचुरल फार्मिंग। क्या होती है? तो नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है कि हम जो है नेचुरल इनपुट्स वगैरह का इस्तेमाल करें, कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल करा जाए। केमिकल इनपुट्स हमने पूरी तरह बंद नहीं किए हैं, लेकिन मिनिमाइज़ कर दिया है, जिसको नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं। कि हम नेचुरल फार्मिंग में नेचुरल इनपुट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल रखने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। केमिकल इनपुट, फर्टिलाइज़र और दूसरी चीज़ों का हमने यूज़ मिनिमाइज़ कर दिया है, ज़ीरो नहीं किया है। तो जब हम ज़ीरो की बात करते हैं तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता है। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में ज़रूरत के हिसाब से, मान लीजिए कोई ख़तरनाक पेस्ट आ गया तो उस हिसाब से आपको पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करना पड़ सकता है, तो आप करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कम से कम करना पड़े। फिर इसके अलावा आता है, हमने इंटरक्रॉपिंग की बात कर ली, हमने जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर ली, नेचुरल फार्मिंग की बात कर ली। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आता है आपका मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई फार्मर है, तो उनका अपना एक लैंड है, वहाँ पे वो क्रॉप लगाया हुआ है कोई मस्टर्ड का। साइड में थोड़ी जगह थी तो वहाँ पे उन्होंने जो है एपियरी बॉक्सेस रख रखे हैं बी कीपिंग के लिए। इसके अलावा मान लीजिए उन्होंने अपना गाय भैंस भी रख रखी हैं, तो थोड़ा काम उनका डेयरी का भी है। जैसे कि यहाँ से जो क्रॉप का फोडर वगैरह है, वहाँ पे जो भूसी वगैरह है वो वहाँ पे चारे के तौर पे काम में आ जाता है। और हनी भी यहाँ पे रख दी है क्रॉप के बराबर में, तो पॉलिनेशन वगैरह भी हो रहा है, आपको पॉलन ग्रेन भी मिल रहे हैं और साथ में जो है हनी भी तैयार हो रहा है। तो इस तरीके की मल्टीपल चीज़ें जब एक साथ करी जाती हैं तो वो मिक्स फार्मिंग में आता है कि आप क्रॉप भी लगा रखा है, मुर्गी वगैरह भी रख रखी हैं, हनी बी का भी इंतज़ाम कर रखा है अपने बॉक्सेस लगा के, और जो है गाय भैंस भी आपने रख रखी हैं। इसके अलावा क्या होता है, एक होता है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है जैसे कि एक सर्टेन एरिया है आपके पास में, अब साइमल्टेनियसली आप कई सारे क्रॉप यहाँ पे ग्रो कर रहे हो। आपने क्या करा, सबके बीज मिक्स कर दिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास गेहूँ के बीज थे और सरसों के बीज थे, आपने दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में आपने लगा दिए रेंडमली, कोई यहाँ पे रो वगैरह का चक्कर नहीं है। आप सर्टेन एरिया में एक साथ बीजों को मिला के आपने बुआई कर दी, इसको हम बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग।
तो ये सारे टर्म्स थे जो हमने थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिए। एक एक करके डिटेल में सारी चीज़ें कवर होंगी। कोई गलती हो गई हो वीडियो में तो उसके लिए माफ़ करिएगा। चेक करने के बाद मैं नीचे करेक्शन भी डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। अगर कोई गलती होगी तो उसमें कमेंट में भी आप मेरे को बता सकते हैं कैसे सुधार और मैं करूँ इसमें। धन्यवाद।